हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लेक्चरर पीवाईक्यूज के सेशन में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकायरल। अकायरल मॉलिक्यूल पूछ रहा है। अकायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कायरलिटी के लिए हमारी कंडीशन क्या है? कायरल कौन सा होगा? कायरल वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट होगी। ये दोनों अपसेंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कायरल है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? वो होगा अकायरल। तो डिस्कस करते हैं। जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। देखो, पहला है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से दिखा रखा है, एक रिंग दिखा रखी है। ये रिंग है, इसमें जो ये पॉइंट है जो हाईलाइट कर रखे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अबव द प्लेन है। और बाकी जो पॉइंट हाईलाइट नहीं कर रखे, जो कार्बन हाईलाइट नहीं कर रखे हैं, वो कार्बन बिलो द प्लेन है। तो अब इसमें अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने का ट्राई करोगे, नॉर्मली अगर ये प्लेन में होता, देखो नॉर्मली अगर ये प्लेन में होता तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती और प्लेन भी प्रेजेंट रहता। अब क्योंकि ये कह रहे हैं, क्योंकि देखना, ये कह रहे हैं ये वाला प्लेन, ये जो कार्बन है अबव द प्लेन है, ये जो कार्बन है अबव द प्लेन है, और ये कार्बन अबव द प्लेन है। ये तीनों कार्बन अगर प्लेन से ऊपर की तरफ होंगे, प्लेन से ऊपर की तरफ होंगे, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। देखो ऐसा सेंटर डालेंगे तो ये जो कार्बन है वो अबव द प्लेन हो जाएगा, ये बिलो द प्लेन, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये प्लेन नहीं पड़ेगा। ये ऐसा प्लेन अगर मैं डालने का ट्राई करूँ तो ये कार्बन अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये प्लेन भी नहीं, ये प्लेन भी नहीं पड़ेगा। कोई भी प्लेन अगर यहाँ से डालने का ट्राई करोगे तो कोई भी प्लेन नहीं पड़ने वाला है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? सेंटर से ट्राई करते हैं, अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे जाए तो नीचे की तरफ भले ही मिल रहा है, लेकिन अगली बारी नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ नहीं है, यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नहीं है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट है। इसका मतलब ये क्या है? ये कायरल है। ये क्या है? कायरल है। देखो, अगर ये अबव द प्लेन इन तीन कार्बनों को नहीं बताता तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती और ये अकायरल होता, लेकिन ये कायरल क्यों है? क्योंकि इसमें जो तीन कार्बन है वो अबव द प्लेन है, जिस वजह से ये जो पूरा कंपाउंड है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा रहा है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट है। इसका मतलब ये कायरल है, और ये कायरल है तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर में कायरल नहीं अकायरल पूछा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, इस तरीके से कंपाउंड है, इसमें मैं अगर प्लेन डालने का ट्राई करूँ तो देखो, इस कार्बन से यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ से जो एच है वो अबव द प्लेन है, यहाँ पे एच अबव द प्लेन है, ये जो एच है वो भी अबव द प्लेन है, और ये वाला एच भी क्या है? अबव द प्लेन है। देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर यहाँ से मैं ये प्लेन डालती हूँ, देखो ये ऊपर से है और ये भी ऊपर से है, तो ये वाला प्लेन पड़ सकता है। ये प्लेन अगर मैं डालूंगी, ये प्लेन डालूंगी, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों आगे की साइड है। तो मैं कौन से प्लेन की बात कर रही हूँ कंपाउंड में भी बता देती हूँ। मैं बात करूँ, इसको थोड़ा जूम करके देख लेंगे हम। देखो, मैं बात कर रही हूँ इस प्लेन की, जो ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर से जाएगा, इस तरीके से प्लेन डलेगा। अब इस प्लेन में देखना, जैसे ये प्लेन डलेगा, प्लेन को थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि कौन से एटम या कौन से ग्रुप रिफ्लेक्ट करें वो पता चले। ये प्लेन है जो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर से गया है, ये प्लेन है। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों कार्बन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो क्या ये कायरल होगा?
प्लेन ऑफ सिमेट्री जब भी प्रेजेंट होती है तो कायरलिटी नहीं होती है, और ये कायरल नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा अकायरल। और ये अकायरल है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने हमसे ऑप्शन में अकायरल ही पूछा है। बाकी भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के पर्पस से, आंसर तो आगे है। देखो अगला है, इस तरीके से यहाँ से रिंग स्टार्ट है और इधर की तरफ जा रही है, और इस तरीके से अगर कहीं भी रिंग दिखेगी तो ये ध्यान रखना कि जो ये आगे की रिंग है ये अबव द प्लेन होगी, अबव द प्लेन, फिर धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की रिंग होगी बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली अगर ये एक ही प्लेन में होते तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती, अगर एक ही प्लेन में होते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती, लेकिन क्योंकि ये एक ही प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उसमें आगे की रिंग अबव द प्लेन होती है, पीछे की बिलो द प्लेन होती है, तो एक ही प्लेन में नहीं है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर की साइड होगा और ये नीचे की साइड होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। और इसी तरीके से क्योंकि आगे और पीछे की तरफ रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी कायरल होगा, तो अकायरल में ये अभी हमारे आंसर में नहीं आएगा। अगला है, अगले की बात करें तो अगला देखो, यहाँ पर भी अगर बात करें तो इसमें कहीं से भी अगर तुम प्लेन डालने का ट्राई करोगे, देखो पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट को माना मैं सेंटर मानो तो इधर ऑक्सीजन है, चलो ठीक है, पीछे की तरफ अपोजिट भी ऑक्सीजन है, चलो ठीक है, फिर उसके बाद इधर जो ग्रुप है और इधर जो ग्रुप वो सेम नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। प्लेन डालने का ट्राई करो, देखो कहीं से भी अगर मैं प्लेन डालने का ट्राई करती हूँ, ये प्लेन डालूँ तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ये प्लेन डालूँ तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी प्लेन अगर डालने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट रहेगी, और ये दोनों ही अगर अब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल होता है, इसका मतलब ये भी हमारे अकायरल का आंसर नहीं होगा, तो अकायरल का आंसर कौन सा होगा वो बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले BU3SNH AIBN दिया है, BU3SNH AIBN जब भी होता है यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ग्रुप हेलोजन टाइप का लिविंग ग्रुप होगा तो ये इस लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, फ्री रेडिकल वाइज बॉन्ड ब्रेक करके ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से Br रेडिकल वाइज क्या होगा, ब्रेक होगा, Br रेडिकल वाइज ब्रेक होगा तो बचेगा क्या, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा कार्बन, इस ये जो फोर्थ नंबर का कार्बन होगा इस पे रेडिकल बच गया। अब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल में कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जो आपका रिएक्टेंट है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो इस केस में जो यहाँ पे BU3SNH है उस वो जो H है रेडिकल फॉर्म में आता है और इस पॉइंट पर अटैच हो जाता है, लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड पहले एक्टिव होगा, इसके कंपैरिजन में, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो डबल बॉन्ड पहले एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो किस तरीके से एक्टिव होगा, देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा रेडिकल वाइज, तो यहाँ पे एक रेडिकल इधर आएगा और दूसरा रेडिकल आने वाला है इधर। अब देखो मैं ये जो रेडिकल है इस रेडिकल के साथ या इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अब किस रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा वो चेक करते हैं, देखो इसको हटा देती हूँ, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और हमें पता है कि दोनों पोजीशनों पर रेडिकल आए हैं। अब अगर नंबरिंग की स्टार्ट करूँ, मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर चांस है या तो 6 मेंबर रिंग बने या 5 मेंबर रिंग बने। हमें पता है कि जब भी 5 मेंबर रिंग बनने के चांस होते हैं तो 5 मेंबर रिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा ज़्यादा होती है, तो पहले 5 मेंबर रिंग बन रही है या नहीं बन रही है वो देखेंगे, 5 मेंबर रिंग बनेगी तो 5 मेंबर रिंग ही बनाएंगे, और अगर 5 मेंबर रिंग नहीं बनती तब हम 6 की तरफ जाते, तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन रही है तो 5 मेंबर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 मेंबर रिंग बनेगी तो ये जो रेडिकल है इस रेडिकल के साथ अटैच होगा, और
आगे का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5 मेंबर रिंग एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सॉरी ये जो है इस तरीके से अटैच हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कितने हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 5 मेंबर रिंग यहाँ भी बनने वाली है। देखो इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बनेगी। एक कार्बन ये इस 5th नंबर के कार्बन से अटैच हो जाएगा और बीच के कार्बन क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ पे एक रेडिकल बचा है, इस रेडिकल पे यहाँ का जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो आएगा और इधर अटैच हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। इसको हम अपने ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यहाँ पर चेक करना है, सिर्फ इतना देखना है, जब भी Bu3 ऐसा Bu3 SNH और AIBN टाइप दिए दिए रहते हैं तो यहाँ पर H रेडिकल रिएक्ट करता है और इधर से जो भी लिविंग ग्रुप है वो हट जाता है और H रेडिकल के पास अटैच हो जाता है। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो रेडिकल पहले डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद जो रेडिकल बचते हैं उस रेडिकल पर कौन जाता है, हाइड्रोजन जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी देख सकते हैं, देखो एक और, अगर आपको 5 और 6 मेंबर के अकॉर्डिंग ये नहीं देखना है तो आप एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो रेडिकल होता, देखो अगर ये जो जो रेडिकल यहाँ पे बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पहले रिएक्ट कर जाएगा और ये लास्ट तक रुकेगा हाइड्रोजन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे क्या होती है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो नीचे रिएक्शन दे रखी है उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले देखना है रिएक्टेंट को, देखो रिएक्टेंट देखो, उसके बाद क्या उसमें रिएक्शन में क्या मीडियम दे रखा है कि हमें मतलब रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है, इस पर ध्यान दिया करो। अब देखो रिएक्टेंट क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट में हमें कुछ डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और हीट दिख रही है। जब भी हीट दिखती है तो हमें क्या याद करना है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमें देखनी है कि यहाँ पर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो हो सकती है या नहीं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब हीट होती है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है या नहीं। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जैसा लग तो रहा है क्योंकि 4 पाई सिस्टम भी है, 2 पाई सिस्टम भी है, तो यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन के चांसेस हैं। तो एक बारी करा के देखते हैं किस तरीके से होगी। देखो 4+2, यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो हमें रिएक्शन कराने के लिए इजी पड़ेगा। ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, उसके बाद एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा 3 कार्बन ये हो गए, इसका इस तरीके से नहीं होगा, चौथा कार्बन, फिर 5वां कार्बन और इस कार्बन पे लगे हैं CO2 CH3। इस तरीके से रिएक्टेंट है, इसको मैंने इस तरीके से इसलिए अरेंज किया है ताकि हम यहाँ पर रिएक्शन जो कराए वो हमें इजी पड़े रिएक्शन देखने के लिए कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन होने वाला है। क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा और एक 6 मेंबर रिंग बनने वाली है और उसी से लगी हुई एक 5 मेंबर रिंग बनने वाली है जो ऑलमोस्ट हर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये देखना है यहाँ पर इनकी जो स्टीरियो है वो कैसी रहेगी। तो स्टीरियो देखने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन का कांटेक्ट कैसा है। देखो जो जो भी रिएक्टेंट है जहाँ से कांटेक्ट करते हैं हम उनको 1 नेम देते हैं, मतलब जिस
कॉन्टैक्ट साइड को 1 कहते हैं, जो और जो कॉन्टैक्ट में नहीं आती है उसको हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। मतलब कॉन्टैक्ट में आती है लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट में नहीं आती है। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो कॉन्टैक्ट साइड होगी इसको मैं 1 कहूँगी और इधर इसको 2 कहूँगी। 4 वाले सिस्टम की, 2 वाले सिस्टम की इसको मैं 1 कहूँगी और इसको मैं 2 कहूँगी। अब जब भी 1 2 1 और 2 1 का रिलेशन होगा तो 2 1 और 2 1 का रिलेशन एज इट इज़ रहता है, ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर 2 1 1 2 इस टाइप का रिलेशन आ गया तो यहाँ पे हम सीक्वेंस चेंज करेंगे। सीक्वेंस चेंज का मतलब है कि जो लेफ्ट वाला ग्रुप है उसको हम राइट कह देंगे और जो राइट वाला ग्रुप होगा उसको हम लेफ्ट मान लेंगे, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 1 1 2 वाला आया है। 2 1 1 2 को अगर हमें 2 1 में चेंज करना पड़ता है, यानी कि 2 1 1 2 को एज इट इज़ नहीं ले सकते हैं। तो 2 1 1 2 के केस में हमें ग्रुप में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ग्रुप में चेंजेस कैसे होंगे, देखो ये राइट साइड है, ये वाला देखो इस साइड, ये हमारा 2 वाला सिस्टम है ये, तो इसके ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। नॉर्मली ये राइट साइड है। अब क्योंकि 2 1 2 1 सिस्टम है, 2 1 सिस्टम है, तो 2 1 1 2 सिस्टम में क्या होगा, 2 1 1 2 सिस्टम में सीक्वेंस चेंज होगा। तो राइट को अब हम क्या कहेंगे, राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में, राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में। ठीक हो गया। तो राइट वाला हमारा क्या होने वाला है, लेफ्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे जो ग्रुप है ये इस तरीके से इधर की तरफ गया हुआ है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। और यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा वो होगा लेफ्ट, इतना ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में जो लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले होंगे, लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले उनका उनकी स्टीरियो सेम होगी, और जो राइट वाले होंगे, राइट राइट वाले, उनकी स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। आगे बढ़े, आगे प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। देखो ये इसका प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बना दी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा इस तरीके से। और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग भी बनने वाली है इस तरीके से। ये 5 मेंबर रिंग बन गई। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान ध्यान रखना था, जो COCH3 है, COCH3 किस पोजीशन पे है, COCH3 देखो ये जो 5 मेंबर रिंग से लगा हुआ कार्बन है उससे अगले वाला कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2CH3। और अगर मैं इसको वेज पे बना लूँ, चलो मैं इसको वेज पे बना लेती हूँ, तो इसका मतलब अभी हम जो राइट वाले हैं, राइट वालों को सबको यहाँ डाल रहे हैं, वेज पे डाल रहे हैं। तो राइट वालों को सबको वेज पे डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो राइट में कौन था, सॉरी राइट, जो COCH3 है वो राइट नहीं है, लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट में चेंज हो गया था। तो मैं ये मानूंगी कि लेफ्ट को हम कहाँ डाल रहे हैं, वेज पे डाल रहे हैं। तो लेफ्ट को कहाँ डाल रहे हैं, वेज पे डाल रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ये भी कहाँ रहेगा, वेज पे रहेगा। और इस ग्रुप से अभी हमें उतना मतलब है नहीं, हमें इस हाइड्रोजन से मतलब है। ये हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये हाइड्रोजन लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट को हम वेज पे ले रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन को भी मैं कहाँ लूँगी, वेज पे लूँगी। तो ये हाइड्रोजन भी रहेगा वेज पे। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया। अब इसको ढूंढो ऑप्शन में। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रिंग तो इस तरीके से इसने बना ली है लेकिन जो CO2CH3 है वो इसके 5 मेंबर रिंग में चले गया है, वो पता नहीं कैसे चले गया है। तो ये क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। अगली बारी CO2CH3 है तो 6 मेंबर्ड में ही, लेकिन एक मिनट, ये कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं ठीक है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें पता है कि जब 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग इस तरीके से अटैच रहती है तो जो यहाँ पे जंक्शन होता है, जंक्शन मतलब ये वाली
ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो स्टीरियो होती है वो सिन रहती है, यानी कि स्टीरियो सेम रहेगी। अगर ये वाला हाइड्रोजन ऊपर है तो जो नीचे हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। तो इसमें देखो जो ये हाइड्रोजन है वो तो ऊपर दिखा रखा है और COCH3 नीचे, जबकि हमारा दोनों क्या रहने वाले ऊपर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगले में दोनों ऊपर दिखा रखे, करेक्ट आंसर है। उससे अगला जो है यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन किया ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे और हमारा आंसर जो है थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है उसमें से कह रहा है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। द बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट फ्रॉम एसिटिल CoA इन्वॉल्व। जो ये कह रहे हैं कोबाल्ट ए इन्वॉल्व जब होता है किसमें, बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट के फॉर्मेशन में, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट के फॉर्मेशन में जो कोबाल्ट ए इन्वॉल्व होता है वो उसमें उस रिएक्शन के दौरान इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। तो पूरा सिंथेसिस मैंने इधर पर दे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, एसिटिल CoA जो होता है एसिटो एसिटिल CoA में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटरेल CoA में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है मेलोनेट में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट होता है आइसोपेंटेनिल डाई फॉस्फेट में, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसी रिएक्शन के दौरान के अलग अलग स्टेटमेंट इनने दे रखे हैं और पूछ रहा है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास पूरी रिएक्शन दिख रही है हमारी स्क्रीन में, तो देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनको इरेज कर देती हूँ ताकि यहाँ हम देख ले इजीली कि पूछ क्या रहा है और वो करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले कह रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहीं हो रहा है। ये पूछ रहा है कौन इन्वॉल्व होगा, देखो कौन इन्वॉल्व होगा ये पूछ रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिपोइक एसिड इन्वॉल्व हो रहा है कहीं पर, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। देखो लिपोइक एसिड तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं। थ्री, देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर अंडरलाइन करूँ तो आप देख पाएंगे कि मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ। 3 नंबर ऑफ ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं और 3 नंबर ऑफ ADP बना रहे हैं। उस दौरान क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर ऑफ ATP का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहता है, 3 नंबर ऑफ ATP इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA कोबाल्ट ए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोबाल्ट ए, देखो 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एसिटिल कोबाल्ट ए तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन 4 नंबर ऑफ एसिटिल कोबाल्ट ए नहीं इन्वॉल्व होता है। तो 4 जो मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो 4 को तो मैं इनकरेक्ट मानूंगी। फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, NADPH के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो NADPH के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, NADPH के 2 के अमाउंट में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। करेक्ट कौन सा है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। तो बी एंड डी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। देखो 3 नंबर ऑफ ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं और 2 नंबर ऑफ NADPH इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो एसिटिल कोबाल्ट ए की बात करें तो उसका एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, 4 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा A एंड D। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एस्ट्रोन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, किसके रिगार्डिंग पूछा है, एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन क्या होता है, पहले एस्ट्रॉन का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ये है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का डायग्राम यहाँ पे है, मतलब स्ट्रक्चर, एस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है। एस्ट्रॉन क्या होता है, एस्ट्रॉन है फीमेल
या माइनर माइनर फीमेल हार्मोन। क्या है? माइनर फीमेल हार्मोन। माइनर फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोन। इसको एस्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या है? एस्टेरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि ये क्या होता है? एक एस्टेरॉयड हार्मोन भी होता है। क्या होता है? एस्टेरॉयड हार्मोन। तो एस्ट्रोन क्या है? एस्ट्रोन आपका एस्ट्रोन है। एस्ट्रोन है, ये एस्ट्रोन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखा रखा है, ये एस्ट्रोन का स्ट्रक्चर है। और एस्ट्रोन है माइनर फीमेल हार्मोन। ये जो होता है स्टेरॉइड हार्मोन होता है। अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या दे रखा है। इट इज़ ए स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, सही बात है। फिर उसके बाद दिया है इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? नहीं, एक कीटोन ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है सेकंड रॉन्ग है। अगला है इट हैज़ 1 कीटोन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सही है। एक तो कीटोन ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये करेक्ट रहेगा। और आंसर क्या रहेगा? आंसर देखो, आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड देखना, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड तो रॉन्ग है ही। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है द रिएक्टिव पोजीशन ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD हम जिसको कहेंगे इन बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन। बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन में NAD का रिएक्टिव पोजीशन कौन सी होती है? तो ये जो है आपका NAD है, ये इतना आपका NAD है। NAD किसको कह रहे हैं हम? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये NAD का पूछ रहा है रिएक्टिव साइट कौन सा है। तो इस NAD के पूरे कंपाउंड में आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखेगा। इस पेरिडीन के ऊपर क्या दिखेगा? एक हाइड्रोजन दिखेगा। ये हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यही इसकी रिएक्टिव साइड होती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कराए, जैसे मैंने H- को इंसर्ट किया H- को इंसर्ट किया, तो ये जो, सॉरी ये मैंने हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन नहीं, ये जो पोजीशन होती है, ये फोर्थ पोजीशन, ये जो पोजीशन होगी, ये वाली जो पोजीशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव कहेंगे। क्यों रिएक्टिव होती है? जैसे ही हम यहाँ पे H- इंसर्ट कराते हैं, देखो इस रिएक्शन में H- इंसर्ट कराया है, जैसे हम इसमें H- इंसर्ट कराएंगे इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर ये जो H होता है इस पोजीशन पर अटैक करता है। इस पोजीशन पर क्यों अटैक करता है? क्योंकि इस पोजीशन पर जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे, क्योंकि H- है, तो ये जो बॉन्ड होगा, थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ, ये H- है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इधर की साइड ब्रेक होगा, इधर की साइड ब्रेक होगा, तो जो यहाँ पे पोजीशन है वहाँ पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव पर H- अटैक करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो अगली पोजीशन पर पॉजिटिव चाहिए, ये होता है। उसके लिए बहुत खास खास चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा? नाइट्रोजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या चाहेगा कि उसका जो चार्ज है वो हट जाए। तो कैसे होगा? ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। H- यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो H- यहाँ पे चले जाएगा। अब क्योंकि इस पोजीशन में हाइड्रोजन या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने की वजह से इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, इसलिए ये जो पोजीशन होगी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि इस पोजीशन में हाइड्रोजन के आ जाने के बाद नाइट्रोजन क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। तो स्टेबिलिटी के लिए भी ये पोजीशन क्या होगी? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन रिएक्टिव है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन रिएक्टिव होगी, तो कौन सी पोजीशन होगी रिएक्टिव? इसको एक बार नंबरिंग करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर इसको मिलेगा। देखो ये नाइट्रोजन, नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन के पास 1, फिर बगल में जो कार्बन है 2,
ये वाला कार्बन 3 और ये कार्बन है 4th कार्बन। तो ये जो नाइट्रोजन वाली रिंग है यानी कि पिरिडिन रिंग, इसका जो 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो इसने रिएक्टिव पोजीशन ही पूछी है, तो रिएक्टिव पोजीशन क्या होगी, 4th पोजीशन, वो भी किसकी, पिरिडिन रिंग की। ये रिंग पिरिडिन रिंग है, पिरिडिन रिंग की 4th पोजीशन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि 4th पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद या हाइड्रोजन के आने के बाद जो नाइट्रोजन है वहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है।